नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको करा रहा हूं 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड क्लास सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए जिसमें कि सारा सिलेबस कवर कराया गया हो, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए इन नंबर्स पे। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो कि है @study for civil services, ये भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहां आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और फ्री मटेरियल भी मिलता है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारा 8 लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसका क्या क्या कंपोजिशन है, किस किस चीजों से मिलकर वो बना है और उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, कितने टाइप्स की वहां लेयर्स पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जो एयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। हम खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना हम कुछ मिनट्स भी नहीं रह सकते, यानी कि सांस लिए बिना हम ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं। उसके बाद देखिए, एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का और एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड, यानी कि अर्थ के चारों ओर आपका पाया जाता है। यानी कि ये आपकी अर्थ है तो ये आपके अर्थ के चारों ओर ऐसे पाया जाएगा, आपका एटमॉस्फेयर है। उसके बाद द एयर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास। एयर इंटीग्रल पार्ट है आपके अर्थ के मास का। और जो आपका 99% है, जो टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो कहां तक कन्फाइन होता है? इज कन्फाइन टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर जाते हैं 32 किलोमीटर्स, तो वहां तक आपको जो 99% मास मिलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो कितने का मिल जाता है? वो 32 किलोमीटर तक ही मिलता है। उसके बाद आपको हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। वहां पे गैसेस पाई जाती हैं, आपका वाटर वेपर्स आपको मिलते हैं एंड आप डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। वाटर वेपर्स को हम मॉइस्चर भी बोलते हैं। फिर जो प्रोपोर्शन है आपका गैसेस का, वो चेंज होता रहता है हायर लेयर्स में एटमॉस्फेयर में इन सच अ वे। ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है आपकी एक हाइट पे जाके। 120 किलोमीटर अगर आप अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन वहां आपको नहीं मिलेगी। और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स है, ये आपको खाली एक हाइट तक मिलते हैं, 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आपको यहां तक मिलते हैं। देखिए, अभी आपको टेबल दिख रही होगी, यहां पे आपको बताया गया कि कौन सी गैस की कितनी क्वांटिटी होती है हमारी एटमॉस्फेयर में। ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसकी परसेंटेज होती है 78.08। उसके बाद ऑक्सीजन एंड देन आर्गन हमारे पास तीसरी लार्जेस्ट गैस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन मिलकर आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके एटमॉस्फेयर के। उसके बाद जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है 4th नंबर पे आती है, जिसका क्या होता है 0.036% आपकी होती है। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप एक बार इन गैसेस को देख लीजिएगा। बाकी जो और इनर्ट गैसेस हैं आपकी, हाइड्रोजन आपकी सबसे लास्ट में यहाँ पे इस टेबल में लास्ट में मिलती है, तो इस टेबल को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं आपकी गैसेस। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटियोलॉजिकली, और ये आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ट्रांसपेरेंट होती है टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। यानी कि जब हमारे पास सन से जो हमारे पास सोलर रेडिएशंस पहले धरती के ऊपर आती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको पास करने देती है और वो धरती तक पहुंच जाती है। फिर जब बाद में धरती उसको रेडिएट करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जो रेडिएशंस धरती से वापस जा रही होती है स्पेस में, कार्बन डाइऑक्साइड उनको वापस नहीं जाने देती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब ये है, इट एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि जब धरती एमिट करती है उन रेडिएशंस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट करती है बैक सम पार्ट ऑफ इट्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और कुछ पार्ट उसका स्पेस में यानी कि सारी डायरेक्शंस में रेडिएट करती है। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देखिए, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बताता हूं क्या होता है। जब जो हमारे पास यहाँ ये सन है, ये सन क्या करता है? आपकी सन आपकी रेज भेजता है और रेज क्या करती है? वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाती है। अर्थ उनमें से कुछ रेज को एब्जॉर्ब करती है। उस रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ क्या हो जाती है? हीट हो जाती है। जब अर्थ हीट हो जाती है तो ये जो आपकी रेज आ रही होती है ना फ्रेंड्स, ये आपकी कौन सी होती है? ये आपकी शॉर्ट वेव रेज होती है। आपकी इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस है उनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। और जब अर्थ हीट होने के बाद जब अर्थ रेडिएट करती है इन रेज को, अर्थ वापस फेंकती है एटमॉस्फेयर की तरफ, तो वो कौन सी होती है? वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशंस आपकी। तो ये क्या होता है? यहां देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको एक मॉलिक्यूल इधर दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर दिख रही है। तो जो अर्थ आपकी हीट रेडिएट करती है एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड उस अर्थ की जो रेडिएटेड हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को चारों डायरेक्शंस में रेडिएट करती है। और ये देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएट कर रही है अर्थ की तरफ, तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है और अर्थ का जो सरफेस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीट रेडिएट हुई है कार्बन डाइऑक्साइड से, उससे भी क्या होता है? वो उससे भी वार्म हो जाता है। इसे बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट।
देखिए जो बाकी जो अदर गैसेस हैं उनकी वॉल्यूम कांस्टेंट रही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है आप सबको पता है कि इसकी क्या है, हमेशा से राइज कर रही है, कुछ सालों से राइज कर रही है, मेनली बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। क्योंकि जो हमारे पास फ्यूल्स बर्न्स हो रहे हैं हमारे पास, आपको पता है गाड़ियां इतनी चलती हैं, व्हीकल्स इतने रोड्स पे, वो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, फिर हमारे पास बहुत सारी नेचुरली भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है हमारे पास एग्रीकल्चर वगैरह से, और बहुत सारे रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने की वजह से, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंक्रीज करा दिया इन्होंने टेम्परेचर ऑफ द एयर। फिर क्या है, ओजोन एक हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द एटमॉस्फेयर का, जो कि आपको पाया जाता है 10 to 15 किलोमीटर के बीच में अबव द अर्थ सरफेस। और ये कैसा एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स। ये कुछ हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस फिगर में देखिए फ्रेंड्स, आप जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट जो हमारे पास रेज होती है ना, वो इन तीनों रेज में डिवाइडेड होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट ए होती है, अल्ट्रावायलेट बी होती है एंड देन अल्ट्रावायलेट सी रेज होती है। तो ये जो हमारे पास ओजोन है ये क्या करती है, ये हमारे पास अलाउ करते हैं जो अल्ट्रावायलेट ए जो हमारे पास रेज होती है उनको अलाउ कर देती है, वो बिल्कुल पास कर जाती है इससे हमारे पास ओजोन से। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये ओजोन है, जो येलो लाइन यहाँ पे दिख रही है ओजोन है। तो अल्ट्रावायलेट जो ए रेज होती है बिल्कुल पास कर जाती है ओजोन से, और जो अल्ट्रावायलेट बी रेज होती है थोड़ी हमारे पास हार्मफुल होती है। इनसे क्या, इनसे स्किन कैंसर, सनबर्न्स वगैरह बहुत सारी चीजें हार्मफुल होती है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो अल्ट्रावायलेट जो बी रेज होती है उन्हें पूरा पास नहीं करने देती है ओजोन, उसका बहुत सारा कंपोनेंट को ये आपका क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एटमॉस्फेयर में वापस भेज देती है, पास नहीं होने देती है। और इसका बहुत कम पोर्शन आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं पतला हो जाता है नीचे से, बहुत कम पोर्शन इसका आ पाता है। और अल्ट्रावायलेट जो सी रेज होती है आपकी वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, और ओजोन इन रेज को, जो सी वाली रेज है आपकी अल्ट्रावायलेट, इन रेज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है पास करना, अपने आप से बिल्कुल पास नहीं करने देता है और इन रेज को वहीं ब्लॉक कर देता है। ये ओजोन ऐसे हमारे पास अर्थ को और हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। अब हम देखते हैं वाटर वेपर से, वाटर वेपर क्या रोल प्ले करते हैं। वाटर वेपर क्या है, एक वेरिएबल गैस है, ये भी आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी में पाई जाती है। उसके बाद ये डिक्रीज करती है विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो कम होती रहेगी। अब यहाँ देखिए कि रीजन है आपके वार्म और वेट ट्रॉपिक से, यानी कि आपके जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे कितना हो सकता है, ट्रॉपिकल एरियाज में आपको जो वाटर वेपर है वो आपको अबाउट 4% मिलता है ऑफ द एयर वॉल्यूम, वाइल इन ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट्स एंड पोलर रीजन्स, जो आपके ड्राई और कोल्ड एरियाज होते हैं आपके डेजर्ट के और पोलर रीजन के, वहां जो इसकी क्वांटिटी होती है वो लेस देन 1% मिलता है ऑफ द एयर। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में देखिए ये आपके हीट जोन है हमारे पास अर्थ के। यहाँ देखिए वाटर वेपर्स क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेटर है, हमारे पास इक्वेटर, और वाटर वेपर जो होते हैं हमारे पास ट्रॉपिक्स में, यानी कि इक्वेटर्स पे क्या होता है, वाटर वेपर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। ऐसा क्यों होता है, जो सन की रेज होती है आपकी इक्वेटर पे, सन की रेज इक्वेटर पे क्या करती है, डायरेक्ट फॉल करती है, वर्टिकली फॉल करती है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इस ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी, इवेपोरेशन होगी तो आपका जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होकर आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और जो एटमॉस्फेयर जो एयर होती है वो राइज करती है यहाँ पे और वाटर को ऊपर ले जाती है, और वाटर वेपर की क्वांटिटी यहाँ पे आपको ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, टूवर्ड्स पोल जाते हैं, आपका टेम्परेचर क्या करता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है, इवेपोरेशन कम होती है, और जो वाटर वेपर की क्वांटिटी मिलती है आपकी एयर में या एटमॉस्फेयर में वो कम होती चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलवर्ड जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इक्वेटर से जब हम पोलवर्ड जाएंगे, यहाँ से जो हमारे पास अर्थ की जो सन की रेज होती है अर्थ पे वो स्लांट पड़ती जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और इसी वजह से जो वाटर वेपर की डेंसिटी क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होती जाती है। ये जो हमारे पास वाटर वेपर होता है ये भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कुछ पार्ट्स ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम द सन। जो सन से हमारे पास रेज आती है अर्थ पे, तो वाटर वेपर जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो ये आने वाले जो सन से जो रेज आती हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रिजर्व करते हैं उनको द अर्थ रेडिएटेड हीट। और जो अर्थ से जो हीट जाती है, अब दोबारा वापस जाती है अर्थ से जो हीट जाती है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इट does acts like a blanket allowing the earth neither to become too cold nor too hot। ये क्या करता है, जैसे कि जो हमारे पास सन से जो हमारे पास रेज आ रही होते हैं वाटर वेपर उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारे पास अर्थ रेडिएट करती है हीट, तो ये उन रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारे पास अर्थ का जो एनवायरमेंट है या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा कूल ना हो जाए, वो एब्जॉर्ब करके रखता है अर्थ को, और हमें अर्थ को जो हमारे पास जो सन की रेज आ रही होती हैं उन रेज से भी बचाता है। तो इसीलिए एक ब्लैंकेट का काम करता है, जैसे कि जो अर्थ से जो हमारे पास रेडिएटेड हीट है उसे भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास एटमॉस्फेयर को हमारे पास वार्म रखेगा। और जो हमारे पास सन से रेज आ रही है एटमॉस्फेयर से जो अर्थ के ऊपर आनी होती है, तो वाटर वेपर जब आपका एटमॉस्फेयर में मिलता है ये उन्हें क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उन रेज को, और अर्थ पे एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ना तो इसको ज्यादा ठंडा होने देता है ना गर्म होने देता है। और जो वाटर वेपर है आपका ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। इसका मतलब समझिए,
देखिए आपका होता क्या, जो आपके इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे आपकी बहुत सारी क्या होता है, इक्वेटर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि सन रेज जो डायरेक्टली फॉल करते हैं उस टेम्परेचर की वजह से यहाँ से इवेपोरेशन ज्यादा होती है, और जो अब वाटर वेपर्स आपको मिलेंगे एटमॉस्फेयर में वो भी ज्यादा मिलेंगे। उन वाटर वेपर्स की वजह से ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, और इस ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। इसकी वजह से क्या होता है, वार्म एयर जो होती है हमारी वो राइज करती है, यानी कि ऊपर जाती है, और जब ये वार्म एयर ऊपर जाके कॉन्टैक्ट में आती है कोल्ड एयर के, जब ये कोल्ड एयर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेशन होगी, कंडेंसेशन हो जाएगा और रेन होती है इसकी वजह से आपके ये जो इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी वाला काम है, वाटर वेपर की कंसेंट्रेशन की वजह से जहां आपकी ज्यादा होगी वहां स्ट्रॉम्स, आपके थंडर स्ट्रॉम्स ज्यादा होंगे, और जहां आपके वाटर वेपर की कंसेंट्रेशन कम होगी वहां ह्यूमिडिटी भी कम होगी, वार्म एयर उतनी राइज नहीं कर पाएगी, और वार्म एयर के राइज ना करने की वजह से वो जो ऊपर वाली कोल्ड एयर होती है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, ना ही कोई कंडेंसेशन होगा, ना ही कोई प्रेसिपिटेशन होगा। अब ये जो रेनफॉल जो होती है ये कहां होती है, ऐसे वाटर वेपर जो हमारे पास होते हैं वो कहां कम होते हैं, वो होते हैं आपके पोलर रीजन्स में। अगर हम फ्रेंड्स पोलर रीजन्स में आपके चले जाते हैं, यहां देखिए अगर हम इन वाले पोलर रीजन्स में आपके हम चले जाते हैं तो पोलर रीजन्स में आपको जो वाटर वेपर्स मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत कम होती है, टेम्परेचर भी आपका कम होता है, इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होता है। और जो इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात थी, तो ये क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से वार्म एयर राइज करती है, कांटेक्ट में आती है कोल्ड एयर के, और कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आने के बाद प्रेसिपिटेशन होगी, आपकी कंडेंसेशन हो जाती है, जिसकी वजह से रेन होती है हमारे पास, और इसी की वजह से हमारे पास थंडर स्टॉर्म्स वगैरह भी बहुत सारी चीज आती है। ऐसे ही कंट्रीब्यूट करता है आपकी स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी में। इस फिगर में भी आप एक बार देखिए, जो आपके वाटर वेपर आपको यहाँ दिख रहा है, देखो वाटर वेपर आपको यहाँ दिख रहा है, तो वाटर वेपर में क्या हो रहा है, जो आपकी सन से डायरेक्ट हीट आ रही है ना, वो क्या है, वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जो अर्थ हीट रेडिएट कर रही है हमारे पास, लॉन्ग वेव रेडिएशंस में अर्थ हीट हमारे पास रेडिएट करती है, तो ये वो भी एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर, ताकि इसीलिए ये अर्थ को ना तो ज्यादा कूल होने देता है, ना ज्यादा हॉट होने देता है, और ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है अर्थ पे। ये सारा आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ से सन जितनी भी हीट हमारे पास रेडिएट करता है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है। ये जो आपकी जो सन की रेज होती है, जो सन से आती है, वो शॉर्ट वेव होती है, और जो अर्थ हमारे पास वापस एटमॉस्फेयर में जो अर्थ रेडिएट करती है, ये वाली जो रेज आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये क्या है, अर्थ वापस एटमॉस्फेयर में भेज रही है, हमारे पास लॉन्ग वेव होती हैं। इनको ये जो गैसेस होती हैं, जैसे हमारे पास CO2 है, CH4 है, HO2 है, सारे हमारे पास ग्रीन हाउस का इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का काम करते हैं, CH4 वगैरह, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन रेडिएशंस को डिफरेंट डायरेक्शंस में रेडिएट करती हैं, जिससे कि हमारे पास जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। इसी को आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और ये ऐसे सारा प्रोसेस होता है। और ये वाटर जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो आपके एज अ ब्लैंकेट की तरह एक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड, डस्ट पार्टिकल हमारे क्या काम करते हैं। डस्ट पार्टिकल क्या है, हमारे पास स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे आपका सी सॉल्ट हो सकता है जो इवेपोरेशन के साथ ऊपर चला गया है, फाइन सॉइल हो सकता है, स्मोक हो सकता है, सूट हो सकता है, हमारे पास ऐश हो सकते हैं, पोलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको हम डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये हमारे पास कहाँ कंसेंट्रेटेड होते हैं, ये हमारे पास कंसेंट्रेटेड आपको मिलेंगे लोअर लेयर्स में, एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये क्या होता है, कन्वेक्शनल जो एयर करंट होते हैं, जब हमारे पास वार्म एयर नीचे से एयर अर्थ के सरफेस से वार्म एयर राइज कर रही होती है ऊपर की तरफ, तो ये कन्वेक्शनल एयर करंट्स क्या करते हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द ग्रेट हाइट्स। इनकी जो हायर कंसेंट्रेशन आपको मिलती है डस्ट पार्टिकल्स की, इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन है और जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे जो आपका सन होता है वो उसकी स्लांट रेज जाती है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम होता है। एक बार फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए इस फिगर में जो सब ट्रॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए ये आपके सब ट्रॉपिक्स है, ये वाला रीजन आपका क्या है, सब ट्रॉपिक्स है, ये वाला रीजन क्या है आपका, सब ट्रॉपिक्स है। ये सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन की बात कर रहा है कि जो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ मिलते हैं। यहाँ क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वाटर वेपर की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और जो वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होगी तो एयर में ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, एयर क्या होगी, ड्राई होगी, और ड्राई एयर ही इनको अपने साथ लेके जाती है। आप देखेंगे जैसे कि आपके इक्वेटोरियल रीजन है, फिर पोलर रीजन है, वहां क्या होता है, वहां जो कंसंट्रेशन मिलती है आपकी, देखिए इक्वेटोरियल रीजन है और आपके ऊपर वाले पोलर रीजन है, वहां कंसंट्रेशन जो मिलती है डस्ट पार्टिकल्स की वो कम मिलती है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी, इक्वेटर पे क्या होती है, सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है और आपके जो वाटर वेपर्स है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको क्वांटिटी में, ह्यूमिडिटी एयर की बढ़ जाती है, और जो आपका मॉइस्चर होता है यानी कि जो ह्यूमिडिटी है एयर में, वो आपका क्या करती है, वो इन डस्ट पार्टिकल्स को राइज नहीं करने देती है। इस वजह से ये इक्वेटर पे और पोल्स पे आपको बहुत कम मिलते हैं। एंड जो आपकी टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे आपकी जो एयर होती है वो आपको बिल्कुल ड्राई मिलती है, और वो एयर यहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, तो इस वजह से ये आपके जो ऊपर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं राइज कर जाते हैं, और इस वजह से कंसंट्रेशन जो आपको ज्यादा मिलती है डस्ट पार्टिकल्स वो टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिक्स में ज्यादा मिलती है। उसके बाद जो ये पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स, ये आपका क्या करते हैं, डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस
क्लाउड्स। ये जब हम क्लाउड्स में आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे इसी एनसीईआरटी के, तब हम ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस एंड क्लाउड्स पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं। अभी बस आप इतने समझ लीजिए कि जो हमारे पास आपका जो मॉइस्चर होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर में जो आपका मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वो आप उससे आपका क्लाउड्स कैसे बनता है। जो आपके सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आपके सॉलिड की तरह एक्ट करते हैं, और जो आपका मॉइस्चर आपको आपके एनवायरमेंट में आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो मॉइस्चर कंडेंस होता है इन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स पे। यानी कि ये सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया इनको बोलते हैं, और इन पे ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर वो जो मॉइस्चर होता है आपका कंडेंस हो जाता है, चिपक जाता है इनसे, और ये सारे मिलके क्लाउड बनाते हैं। फिर वो क्लाउड आपका ओवर सैचुरेट हो जाएगा तो उससे रेनफॉल होती है। फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी लेयर्स हैं। यहाँ देखिए एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं विद डिफरेंट डेंसिटी और डिफरेंट टेम्परेचर। उनका अलग अलग डेंसिटी, अलग टेम्परेचर। जो डेंसिटी होती है आपकी वो हाईएस्ट होती है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो ऊपर से जो लेयर्स हैं हमारे पास वो क्या कर रही हैं, उनका भी कुछ वेट है और अपने वेट से प्रेशर कॉज करती है नीचे वाली लेयर्स पे। जब नीचे वाली लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है ऊपर वाले लेयर्स की वेट की वजह से, तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ के सर्फेस के पास ही ज्यादा होगी। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, और जो आपकी डेंसिटी होती है वो आपकी डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। एटमॉस्फेयर आपका 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो आपकी लेयर है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर है। ये आपकी लोअर मोस्ट लेयर होती है, और इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो आपकी 13 किलोमीटर होती है एंड एक्सटेंड रफली टू 13 किलोमीटर एवरेज हाइट होती है इसकी। और ये जो आपके पोल्स के ऊपर होती है इसकी हाइट, पोल्स के ऊपर इसकी हाइट 8 किलोमीटर होती है, और 18 किलोमीटर इसकी हाइट होती है एट द इक्वेटर। ये जो इसकी थिकनेस जो वेरी करती है, यानी कि 8 किलोमीटर इसकी हाइट है पोल्स के ऊपर और 18 किलोमीटर हाइट है इसकी इक्वेटर के ऊपर। ये किस वजह से है? ये थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज जो हीट ट्रांसपोर्ट होती है टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। आपको पता है इक्वेटर पे ज्यादा है 18 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट ही सन रेज पड़ती है आपकी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर होने की वजह से जो सर्फेस होता है अर्थ का वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उसकी वजह से जो वार्म एयर होती है वो बहुत ज्यादा हाइट तक राइज करती है। वार्म एयर यानी कि कन्वेक्शनल जो करंट्स होते हैं आपके वो बहुत ज्यादा हाइट तक राइज करते हैं। इसी वजह से ज्यादा हाइट तक आपका ट्रोपोस्फेयर मिलता है इक्वेटर पे। पोल पे आपकी जो सनरेज है वो बहुत कम होती है, वहां हीट बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और वहां पे जो कन्वेक्शनल करंट होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं और इतना राइज ही नहीं कर पाते। इसी वजह से 8 किलोमीटर तक मिलता है पोल्स पे। ये जो आपकी लेयर होती है यहाँ पे आपके डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आपके वाटर वेपर इसी लेयर में पाए जाते हैं आपके सबसे ज्यादा। फिर ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट, जितने भी चेंजेस होते हैं आपके क्लाइमेट में एंड वेदर टेक प्लेस, वो भी इसी लेयर में होते हैं। और जो टेम्परेचर होता है इस लेयर में वो कैसे डिक्रीज करता है? डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर्स वो डिक्रीज करता है, यानी कि 6.5 डिग्री वो हमें हर किलोमीटर के लिए आपका डिक्रीज करता है। और इस जो टेम्परेचर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर डिक्रीज करता है हमारे पास 165 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है जैसे कि हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये हम आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लेयर है आपकी ट्रोपोस्फेयर, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती है आपकी किसके लिए? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। और इसी ट्रोपोस्फेयर लेयर में आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसी लेयर में आपकी बहुत सारी जो एविएशन एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि इस लेयर में आपके बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह आपके जो होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो आपके इसमें उड़ते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या है, जो जोन आपको सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को, जो उसकी दूसरी लेयर से जो सेपरेट करता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज का मतलब, तो ट्रोपोस्फेयर से ट्रोपो ले लिया आपका, पॉज का मतलब है कि वहां टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है? पॉज हो जाता है, यानी कि आपका टेम्परेचर वहां उस जो ट्रोपोपॉज आपकी जो होता है ट्रोपोपॉज पे आपका टेम्परेचर पॉज हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। इस वजह से इसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोपॉज जो होता है इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस। ये फ्रेंड्स याद रखना, मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा हर किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता जाता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है फॉर 165 मीटर एल्टीट्यूड के लिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका -80 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाता है इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक होता है एक्सटेंड, एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है आपका पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे ये होता है आपका 8 किलोमीटर तक। द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था ट्रोपोपॉज इसलिए उसका नाम रखा गया क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है ये, तो ट्रोपो आ गया एंड पॉज इज कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जो आपकी जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज। जो आपका ट्रोपोपॉज होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर उसके ऊपर मिलती है एंड एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ, और ये कहां तक जाती है आपकी? पोल्स पे जाती है आपकी 8 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, एंड इक्वेटर पे जाती है आपकी 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, इस ये ओजोन लेयर कंटेन करता है। मैंने आपको बताया था ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है कि हार्मफुल जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, बी और सी रेडिएशंस
होती हैं उनको ये क्या करता है, बी को तो आधी से ज्यादा नहीं आने देता है और सी को ये बिल्कुल ही रोक देता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और शील्ड करता है लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द इमेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्ड लेयर जो है फ्रेंड्स आपकी वो है मेसोस्फीयर। यहाँ देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले ट्रोपोपॉज में है, ये देखिए ये आपका टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, इधर साइड जाएंगे हम गए ट्रोपोस्फीयर में, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज किया। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रोपोपॉज आता है जहां पे आपका टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फीयर में आता है तो पहले हमने देखा था कि ट्रोपोस्फीयर में क्या करता है, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ये क्या होता है, ये टेम्परेचर हमारे पास ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज करेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज करेगा। फिर हम दूसरी लेयर में जाएंगे ऑल्टरनेटली, तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा, फिर मेसोस्फीयर में फिर डिक्रीज करेगा, फिर हम थर्मोस्फीयर में जाएंगे उसमें फिर इंक्रीज करने लग जाता है। ये क्या करता है, एक लेयर से जैसे हम दूसरी लेयर में जाते हैं तो फर्स्ट लेयर में डिक्रीज होता है, सेकंड लेयर में इंक्रीज होता है, फिर थर्ड लेयर में ऑल्टरनेटिवली डिक्रीज होता है, फिर फोर्थ लेयर में फिर ऑल्टरनेटली ऐसे इंक्रीज डिक्रीज इसका चलता रहता है। बस ये याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फीयर में जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग लेयर टू लेयर आप ध्यान रखिएगा। फिर जो मैंने आपको थर्ड लेयर बताई है वो आपका मेसोस्फीयर बताई है। मेसोस्फीयर आपका एक्सटेंड करता है स्ट्रेटोपॉज से लेके आपके 80 किलोमीटर तक, यानी कि 80 किलोमीटर अबव इन द एटमॉस्फेयर। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताएगा। और जो मेसोस्फीयर है, जो टेम्परेचर क्या है मैंने आपको दिखाया, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। जब हम 80 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं मेसोपॉज, जहां की टेम्परेचर आपका कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। और मेसोपॉज पे टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है आपका 100 डिग्री -100 डिग्री सेल्सियस। जो आपकी लास्ट जो लेयर है, यहाँ पे आप स्ट्रेटोस्फीयर में एक चीज याद रखिएगा, जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ये आपकी लास्ट लेयर होती है। यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो बॉटम पार्ट होता है, इस लेयर में आपके जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं वही उड़ सकते हैं। लास्ट लेयर होती है जेट एयरक्राफ्ट के उड़ने के लिए। फिर मेसोस्फीयर में हो गया आपका, आता है आपका आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में क्या है आपका, आयनोस्फीयर आपकी एक्सटेंड करती है 80 टू 400 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर से लेके आपका 400 किलोमीटर जाती है एटमॉस्फेयर में अबव मेसोपॉज। और आयनोस्फीयर में इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयनोस्फीयर में आपको मिलते हैं, नोन एज आयन, जिनको हम आयंस बोलते हैं। और ये आयनोस्फीयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो आपकी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो आपकी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, वो रेडियो वेव्स कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं, वो रेडियो वेव्स आपकी आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और टेम्परेचर यहां पे क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है दोबारा हाइट के साथ साथ। ये थी हमारी। और इसके बाद जो हमारी लास्ट लेयर है वो है हमारे पास फ्रेंड्स, एक बात और आप यहां नोटिस कीजिए, जो हमारे पास आयनोस्फीयर है, जो हमारे पास जो रेडियो वेव्स एमिट होती है अर्थ के सरफेस से, वो यही लेयर हमारे पास वापस भेजती है, आयनोस्फीयर वापस भेजती है। इसी आयनोस्फीयर को हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर, यानी कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं उनको कंडक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम थर्मोस्फीयर। ये याद रखना। और इस जो थर्मोस्फीयर से ऊपर वाली लेयर है वो क्या होती है आपकी, एग्जॉस्फीयर होती है। एग्जॉस्फीयर क्या है आपकी, 400 से लेके 1000 किलोमीटर तक, शायद और भी 10,000 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करती है, 400 किलोमीटर से लेके। ये जो आपकी एग्जॉस्फीयर लेयर होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने आपको बताया भी 400 किलोमीटर से लेके आपकी 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकती है स्पेस में। और ये फिर जाके आपकी स्पेस में ही, आउटर स्पेस में ही मिल जाती है। इसके बारे में हमें बहुत थोड़ा पता है। और फ्रेंड्स, इस एग्जॉस्फीयर लेयर जो आपकी होती है, जो आउटर स्पेस में जाके मिलती है, यहाँ आपको ये क्या होता है, ये आपका आउटर स्पेस में जाके मिल जाती है। और सोलर विंड से, ये वाली जो लेयर होती है आपकी, जो सोलर विंड्स होती हैं, यानी कि जो आपकी सन के एटमॉस्फेयर से विंड निकलती है, उन्हें हम सोलर विंड्स बोलते हैं। ये सोलर विंड्स में जाके मर्ज हो जाती है एग्जॉस्फीयर। और जो एग्जॉस्फीयर होता है, यहाँ पे आपको कुछ फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके अरोरा बोरियोलिस होता है और ऑस्ट्रोलिस होता है। अरोरा ऑस्ट्रोलिस और अरोरा बोरियोलिस, ये दो फिनोमिनास आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज का चैप्टर हमारे पास यहीं पे फिनिश होता है। और हम अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 9 होगा हमारे पास, 9 चैप्टर का। और आपको अगर ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा है, समझ आया, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस वीडियोस का फायदा उठा सकें, अच्छे से पढ़ सके। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए।